Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video we will be moving forward with NMR spectroscopy और अभी तक हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो डिस्कशन हुआ है उसमें हमने NMR को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है कि ये इतना इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट टूल क्यों है, क्या ऐसे न्यूक्लियाइज हैं जो NMR एक्टिव होते हैं, कौन से ऐसे न्यूक्लियाइज हैं जो NMR इनएक्टिव होते हैं, एक NMR स्पेक्ट्रा हमको क्यों मिलता है, मतलब ऐसा उस न्यूक्लियाई के अंदर क्या हो रहा है कि हमको NMR स्पेक्ट्रा मिल पाया। तो हमने थोड़ा बहुत चीजें टच करने की कोशिश की है, अभी हम उन्हीं चीजों में आगे बढ़ेंगे। तो हम ये देख चुके हैं कि हमारे कुछ न्यूक्लियाइज ऐसे हैं जिनका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर I, जिसको हम बोलते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू 0, और ऐसे ही न्यूक्लियाइज का हम NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर पाते हैं। और जब ऐसे न्यूक्लियाइज को हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको B नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम उस न्यूक्लियाई को रखते हैं तो उसकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स डिफरेंट लेवल्स में बढ़ जाती है। और जैसे अगर हम I इक्वल हाफ की बात करते हैं तो हम ये देख चुके हैं I इक्वल हाफ के लिए देयर आर टू न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स, one Mi equal plus half, another one Mi equal minus half। इसको हमने बोला था अल्फा स्पिन स्टेट, लो एनर्जी, इसको हमने बोला था बीटा स्पिन स्टेट, ठीक है। और इनका जो ये एनर्जी गैप था दैट वाज डेल्टा E, E2 माइनस E1। और हम ये देख चुके हैं कि ये जो डेल्टा E है दैट इज इन द रेंज ऑफ रेडियो वेव एनर्जी, मतलब जो आपकी रेडियो वेव है उनकी जो एनर्जी है ये डेल्टा E उस एनर्जी को करेस्पॉन्ड करता है, मतलब ये आपका रेडियो वेव रीजन में लाई करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। हमने ये भी देखा था कि ये B नोट इज डायरेक्टली, मतलब ये जो डेल्टा E है, ये जो आपका गैप है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B नोट, मतलब आप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा ही आपकी स्प्लिटिंग होगी। आपको ध्यान होगा मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था और इसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि जैसे जैसे आपका B नोट बढ़ेगा, मतलब आपने यहाँ पे सपोज 2 टेस्ला का लगाया, 5 टेस्ला का लगाया, 10 टेस्ला का लगाया, तो जैसे जैसे आपका B नोट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये डेल्टा E भी बढ़ता जाएगा। ये डेल्टा E बढ़ेगा जरूर बट रहेगा ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली रेंज में ही, ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी बढ़ बढ़ के इंफ्रारेड की तरफ चली गई। बढ़ने का मतलब सिर्फ यही है कि ये एनर्जी गैप बढ़ रहा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसका भी हम देखेंगे कि हमको कैसे इससे मदद मिलती है। एक्चुअली ये चीज हमको रेजोल्यूशन में मदद प्रोवाइड करती है, मतलब जो आपको NMR स्पेक्ट्रा के अंदर सिग्नल्स मिलते हैं ना, उन सिग्नल्स की जो स्पेसिंग है, उन सिग्नल्स की जो स्पेसिंग है वो आपको बेटर मिलती है एज यू आर अप्लाइंग हायर स्ट्रेंथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो ये चीज हमको एक्चुअली रिजोल्यूशन में मदद करती है, ये हम अभी आगे देखेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डेल्टा E आपका हो गया E2 माइनस E1 एंड दिस डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B नोट, ठीक है। अब स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते वक्त जो सबसे मेन चीज हमने बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखी है वो है पॉपुलेशन। मतलब स्पेक्ट्रा कब आएगा, पॉपुलेशन से ही तो आएगा ना। जो आपकी यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन लेवल्स जो जनरेट हुए हैं उनमें पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। और ये हमने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में भी इसको टच किया था कि जो NMR है उसमें जो आपका डेल्टा E है दैट इज वेरी लेस, मतलब ये तो हम देख ही रहे हैं भाई इतना कम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो वेव वाले रीजन में ये लाई कर रहा है। रेडियो वेव वाला रीजन आपका वो वाला रीजन है जो लीस्ट एनर्जी का है, लीस्ट एनर्जी और हायर वेवलेंथ। आप देख रहे होंगे जो हमारा विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन का अगर आप वेवलेंथ देखते हैं तो वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर में लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं ना वायलेट से रेड। 400 नैनोमीटर, आप यूनिट पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे नैनोमीटर रेंज में होते हैं। और जब हम
रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रीजन की बात कर रहे होते हैं, रेडियो वेव रीजन की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली लैम्डा इज इन द ऑर्डर ऑफ मीटर। तो आप देख सकते हैं कि नैनोमीटर से मीटर में आ गए। तो जब लैम्डा में इतना ज्यादा ऑर्डर का चेंज हुआ है तो आप देख सकते हैं एनर्जी कितने ज्यादा ऑर्डर की कम हो गई है। तो इसीलिए एनएमआर में ये जो आपका डेल्टा ये बहुत ज्यादा कम है। और हमने ये लास्ट वीडियो में भी देखा कि जब ये डिफरेंस कम होता है तो जब आप पॉपुलेशन को ऊपर भेजोगे, क्योंकि आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है, ये डेल्टा ये क्रिएट हुआ, अब आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी दी, तो उस रेडियो फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, यहाँ वाली पॉपुलेशन जो ये अल्फा वाली पॉपुलेशन है ये बीटा बन जाएगी, मतलब स्पिन की फ्लिपिंग हो जाएगी। तो इसी की मदद से तो हमको स्पेक्ट्रा मिला। तो स्पेक्ट्रा हमको उतना ही अच्छा मिलेगा जितनी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। बट इस एनर्जी गैप के कम होने की वजह से ये जो पॉपुलेशन का डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा कम है। ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि सपोज यहाँ पे 10 लाख 20 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 10 लाख मतलब 20 मॉलिक्यूल्स ही आपके पास एक्स्ट्रा है जिसके करस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा। इसीलिए इस डेल्टा ई के लेस होने की वजह से एनएमआर को इनहेरेंटली इनसेंसिटिव टेक्निक भी बोला जाता है। ठीक है, इनसेंसिटिव टेक्निक इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज आपको जो यहाँ पे स्पेक्ट्रा मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम पॉपुलेशन की वजह से मिल रहा है, तो इसीलिए आपको ज्यादा कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी अपने कंपाउंड की। तो इसीलिए ये इनसेंसिटिव टेक्निक है। इनसेंसिटिव है वी आर टॉकिंग रिलेटिवली, कि मतलब अगर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं या फिर इंफ्रारेड या फिर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, तो उनके कंपैरिजन में दिस इज इनसेंसिटिव टेक्निक। अदरवाइज हम देख ही चुके हैं कि एनएमआर कितना पावरफुल टूल है किसी भी मॉलिक्यूल को कैरेक्टराइज करने के लिए। तो जब हम ये इनसेंसिटिव बोल रहे हैं तो ये हमारे लिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अरे भाई ये तो इनसेंसिटिव है तो फिर क्या इसका फायदा होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये एक रिलेटिव टर्म है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डेल्टा ई लेस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डिफरेंस, ऑब्वियसली ये जो पॉपुलेशन डिफरेंस था ये हमने कैसे निकाला होगा, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का ही हम यूज करते हैं जब हमको किन्हीं पर्टिकुलर लेवल्स के पॉपुलेशन डिफरेंस की बात करनी होती है, जैसे हमने बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो लोअर स्टेट है आपकी उसमें जो पॉपुलेशन है स्लाइटली हायर, वेरी वेरी स्लाइटली हायर ही है, तो इसीलिए जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। मतलब उसमें जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो होगी वो आपकी कम होगी। सिग्नल टू नॉइस रेशियो का आपको देखो नाम से ही समझ आ रहा होगा, सिग्नल अपॉन नॉइस रेशियो। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारा सिग्नल है और जो हमारी वो सिग्नल ज्यादा से ज्यादा और जो नॉइस है वो कम से कम हो। तो सिग्नल ज्यादा होगा नॉइस कम होगी, तो ये रेशियो शुड बी वेरी हाई। बट एनएमआर के लिए जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो काफी ज्यादा कम है बिकॉज ऑफ दिस वेरी माइन्यूट पॉपुलेशन डिफरेंस। अब हमको क्या करना है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो को बढ़ाना है। तो इसीलिए एनएमआर जब इनिशियली डेवलप हो रहा था ना, तो उस समय जब आपने स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया तो लोगों ने क्या बोला होगा कि भाई ऐसा करो स्पेक्ट्रा को बार बार रिकॉर्ड करो। जैसे आपने पहली बार स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया, पहली बार स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने पे आपको बहुत ही फेंट एक सिग्नल मिला, फिर आपने अगेन रिकॉर्ड किया, फिर से रिकॉर्ड किया, मतलब आप सेमी मॉलिक्यूल का बार बार स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको बार बार वो एक फेंट सिग्नल मिल रहा है। फिर अल्टीमेटली जितने भी स्पेक्ट्रा आपने रिकॉर्ड किए उनको एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, मतलब जितने भी आपने डिफरेंट स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किए थे उनको एक साथ जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो आपको एक फाइनल स्पेक्ट्रा मिलेगा, मतलब एक क्यूमुलेटिव स्पेक्ट्रा, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया, और फिर आपको जो एक फाइनल स्पेक्ट्रा मिलेगा वो फाइनल स्पेक्ट्रा आपका एक इंप्रूव्ड स्पेक्ट्रा होता है। मतलब उसमें जो आपको आपका सिग्नल दिखेगा वो थोड़ा बेटर दिखेगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग n नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा, व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग n नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा, तो जो आपका सिग्नल है ना, सिग्नल तो आपका n टाइम्स ही बढ़ता है। जो आपकी सिग्नल की इंटेंसिटी थी वो तो आपकी n टाइम्स ही बढ़ी, और जो आपकी नॉइस की इंटेंसिटी है ना वो n टू द पावर हाफ टाइम्स, मतलब √n टाइम्स बढ़ती है। तो इसीलिए जब आप रिपीटेडली एक ही स्पेक्ट्रा को बार बार रिकॉर्ड करते हैं तो सिग्नल
जो है आपका n टाइम्स बढ़ता है और नॉइस आपकी रूट n टाइम्स बढ़ती है। तो फाइनली जो आपका इंप्रूव्ड स्पेक्ट्रा आपको मिला है उसमें आपको इंप्रूवमेंट कितना मिला, उसमें आपको इंप्रूवमेंट मिला रूट n टाइम्स का। समझ रहे हैं ना कैसे, n अपॉन रूट n, इट विल बी रूट n। तो आपको n टू द पावर हाफ टाइम्स एक इंप्रूव्ड स्पेक्ट्रा मिलता है अगर आप रिपीटेडली स्पेक्ट्रा को लेते हैं। बट ये चीज आपने सोच तो ली कि भाई ठीक है मैं स्पेक्ट्रा को बार बार रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे थोड़ा एक बेटर स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, बट आप देखिए दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये तो एक टाइम कंज्यूमिंग चीज हो गई अगर आप स्पेक्ट्रा को बार बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि आपको ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए या फिर किसी और न्यूक्लियाई के लिए स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इस चीज पे भी मैं अभी आता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हमने ये बात अभी हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने क्या बोला, रिपीटेड स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया, ठीक है। इस डिस्कशन पे अभी हम वापस आएंगे, उससे पहले अभी मैं आपको एक चीज और ध्यान में लाना चाहता हूं। वो क्या है, हमने क्या देखा कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमारा h न्यू, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, h न्यू, और हमने क्या बोला था, इट वाज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई गायरोमैग्नेटिक रेशियो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा एनर्जी डिफरेंस था दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या थी, गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक properties of that particular nucleus, ठीक है। जो भी आप न्यूक्लियस अंडर स्टडी है, इधर 1H और 13C और 19F, जो भी आपका न्यूक्लियाई अंडर स्टडी है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे गामा डिपेंड करेगा। और जो B नोट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो आपने अप्लाई किया है, ठीक है। और h न्यू तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव दे रहे हैं, तो h न्यू आप वहां से बोल सकते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका न्यू बचेगा दैट विल बी गामा b नॉट अपॉन 2 पाई। तो आप बोल सकते हैं ये जो न्यू है बेसिकली आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ये आपका न्यू है, ठीक है। अब आप देखिए जो ये गामा है, ये गामा तो कब चेंज हो रहा है, जब आपका न्यूक्लियाई चेंज हो रहा है, मतलब 1H 13C 19F 31P फॉस्फोरस। तो जब आपका गामा चेंज होगा तभी आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो ठीक है, अभी आप ये समझिए, फिर हम NMR स्पेक्ट्रा से ऐसे कैसे बोलते हैं कि हमको अलग अलग हाइड्रोजन्स का पता चल जाएगा, कि वो किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ये पता चल जाएगा, ये सब चीजें हम बोलते हैं ना। अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या ही फायदा हुआ NMR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करके, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम ही है। बट आपने जितना भी थोड़ा बहुत NMR के बारे में सुना होगा उसमें आपने देखा होगा कि अच्छा कुछ हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनकी केमिकल शिफ्ट 1 के अराउंड होती है, कुछ हाइड्रोजन एटम्स ऐसे हैं, प्रोटॉन्स ऐसे हैं जिनकी केमिकल शिफ्ट 2.5 होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 7.2 के आसपास होती है। लेकिन यहाँ के हिसाब से तो सबकी सेम ही आनी चाहिए। वही अभी हमको समझना है कि वो अलग कैसे हुई। वहीं से हम बेसिकली आएंगे केमिकल एनवायरनमेंट। यही तो सबसे बड़ा फायदा है जो हमको हुआ है केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट होने का। इसी की मदद से तो हमको NMR स्पेक्ट्रा एक ऐसा मिल रहा है जिसमें हम अलग अलग हाइड्रोजन्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं और अपने मॉलिक्यूल की स्टडी कर पा रहे हैं। तो हमको समझना है कि ये हुआ कैसे, मतलब ये हुआ क्या है एक्चुअली में। क्योंकि अभी तक तो हमारे लिए भाई जो रेडियो फ्रीक्वेंसी थी वो दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी, एक गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो कि कांस्टेंट ही हो जाएगी किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के लिए, और एक हमारा अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक तीसरी चीज कोई आई नहीं, पर उस तीसरी चीज का आना जरूरी है, और वो क्या है, हमारा केमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये क्या है,
देखिए इसको आप अलग अलग नाम से सुनेंगे, मतलब ऐसे इसको शील्डिंग से सुनेंगे आप, शील्डिंग, डी शील्डिंग, अप फील्ड, डाउन फील्ड, ऐसे आप इसको सुनेंगे। बट अब हमें को समझना है कि ये है क्या एक्चुअली में। आप देखिए जो भी हमारे न्यूक्लियाइज हैं, जो जैसे हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज CH3 CH2 OH है, एथेनॉल है, ठीक है, ये आपका एथेनॉल है। अब आपने इन प्रोटॉन्स को स्टडी करना है, ठीक है, 1 HNMR जिसको हम बोलेंगे, या फिर प्रोटॉन NMR। तो हम कैसे इनको स्टडी करें, क्योंकि सब सेम ही है, सब सेम फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट होने चाहिए, ठीक है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज ये जो प्रोटॉन्स हैं दे आर ऑल बॉन्डेड एंड दे हैव दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब आप देखेंगे कि इन सब ने बॉन्ड बना रखा है, इस बॉन्ड के अंदर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ऑल्सो हैव अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन, इस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के अराउंड जो जनरेट हुआ है, इट बेसिकली शील्ड्स द न्यूक्लियाई। मतलब ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का जो न्यूक्लियाई है दैट इज शील्डेड बाय द लोकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट। वही सारा हम बोल रहे हैं केमिकल एनवायरनमेंट। मतलब सब प्रोटॉन्स का अगर आप एनवायरनमेंट देखें अलग है। मतलब ये हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है जो 2 हाइड्रोजन से बाकी बॉन्डेड है, ये वाला हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है जो एक तरफ से कार्बन से बॉन्डेड है, एक तरफ से हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, एक तरफ से ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। ये वाला हाइड्रोजन एक ऐसे ऑक्सीजन से बॉन्डेड है जो सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है। तो अब आप देख सकते हैं कि सब हाइड्रोजन अपने आप में डिफरेंट हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना होती, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी ना होती जो एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होती, तो सारे हाइड्रोजन सिमिलर ही होने चाहिए थे। और अगर सारे हाइड्रोजन सिमिलर ही होते तो सब एक ही पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते, तो हमको एक ही सिग्नल मिल जाता 6 के 6 हाइड्रोजन का। तो हमको कैसे ही पता चलता कि किस मॉलिक्यूल में कितने तरीके के हाइड्रोजन है। मेन यूज तो आया ही तब ना, जब सब हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से बिहेव किए, सबने अपना अलग अलग सिग्नल दिया, सबने अपना अपना अलग एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर दिया और हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये डिफरेंस क्यों है? दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियाई। और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने जो एक लोकल अलग से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, वो इसको शील्ड करता है अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड ये पर्टिकुलर प्रोटॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम बोलते हैं बी इफेक्टिव। बी इफेक्टिव एंड दिस इज बेसिकली बी नॉट जो हमने अप्लाई किया था माइनस बी ऑफ दिस, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, शील्डिंग भी आप इसको बोल सकते हैं कि मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने न्यूक्लियाई अंडर स्टडी के लिए जनरेट किया है। तो ये आपका बी इफेक्टिव है और ये बी इफेक्टिव हर तरीके के प्रोटॉन के लिए अलग अलग होगा। अब आप देखिए जैसे ही आपका बी इफेक्टिव चेंज हुआ तो आप देख सकते हैं ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये जो न्यू था, ये आपका गामा बी इफेक्टिव अपॉन 2 पाई हो जाएगा। अब बी इफेक्टिव एक नहीं है, बी इफेक्टिव अलग अलग है। इस H का बी इफेक्टिव अलग है, इन दोनों H का बी इफेक्टिव अलग है। ये हम देखेंगे कि इन 2 H का सेम क्यों है, इन तीनों H का बी इफेक्टिव अलग है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 बी इफेक्टिव हो जाएंगे, जिसको हम बाद में ऐसे बोलेंगे कि भाई नंबर ऑफ सिग्नल्स आपके NMR स्पेक्ट्रम में 3 आएंगे, वो एक अलग डिस्कशन होगा। पर आप ये समझिए कि यहाँ पे बी इफेक्टिव का एक टर्म नया आ गया है, जिसकी वजह से आपकी अब 3 रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं,
मतलब जब आप CH3 CH2OH की स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी दी, मतलब वहां पे 3 ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी होंगी जहां पे आपको एब्जॉर्प्शन और इमिशन या फिर इमिशन मिलेगा। तो 3 एब्जॉर्प्शन या इमिशन आपको CH3 CH2OH मॉलिक्यूल के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको क्लियर हो गई है कि भाई फ्रीक्वेंसी हमारी सिर्फ गायरोमैग्नेटिक रेशो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। एक केमिकल एनवायरनमेंट भी एक चीज है। वैसे एक चीज और है, वो भी अभी मैं यहाँ पे पॉइंट कर देता हूं, बाद में हम पढ़ेंगे। एबंडेंस, आप देखिए हम ये तो देख ही चुके कि भाई कुछ न्यूक्लियाइज एक्टिव होते हैं, कुछ न्यूक्लियाइज इनएक्टिव होते हैं, बट कई बार ऐसा भी है कि भाई एक्टिव तो है न्यूक्लियाइड बट भाई एबंडेंस ही नहीं है। जैसे कि सबसे अच्छा केस उसके लिए 13C है। 13C हमने देखा एक एक्टिव एनएमआर न्यूक्लियाई है जिसका आपको एनएमआर मिलेगा। 12C इनएक्टिव है, बट जब हम इनकी नेचुरल एबंडेंस की बात करते हैं तो जो 12C है दैट इज 98.9% एबंडेंट ऑलमोस्ट, और जो 13C है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1% एबंडेंट। तो अब आप देख सकते हैं जब भी आप कोई ऐसा मॉलिक्यूल डिजाइन करेंगे जिसमें कार्बन है तो उसके अंदर नेचुरली 98.9% ही 12C होगा, जो कि इनएक्टिव ही है। तो फिर एनएमआर स्पेक्ट्रा किसकी वजह से मिलेगा? एनएमआर स्पेक्ट्रा आपको 13C की वजह से मिलेगा। अब आप देखिए पहले ही हम ये देख रहे हैं कि भाई एनर्जी गैप इतना कम है, पॉपुलेशन नीचे वाले में थोड़ी सी ही ज्यादा है, तो इसीलिए एनएमआर आपको बहुत ही ज्यादा वीक मिलता है, मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत ज्यादा कम है। और अब आप देखिए एबंडेंस भी कम हो गई, तो इस केस में तो आपको एनएमआर लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीजों के भी सॉल्यूशन निकाले गए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट हमको ये समझना है कि ये जो न्यू है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये सिर्फ इन्हीं 2 फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये केमिकल एनवायरनमेंट पे, एबंडेंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अच्छा एक चीज और समझिए, वो भी काम आएगी और वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो समझने के बाद आप काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स में वो चीज काफी ज्यादा काम आती है। वो क्या है, हमने देखिए यहाँ पे बात की गायरोमैग्नेटिक रेशियो की। ठीक है, अगर आप गायरोमैग्नेटिक रेशियो 1H की बात, मतलब प्रोटॉन की बात करते हैं ना, तो जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो हाइड्रोजन की है दैट इज आई थिंक 2.675 into 10 to the power 8 टेस्ला इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है बट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में है। और जो आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो कार्बन का है वो है आई थिंक 6.668 into 10 to the power 7 टेस्ला इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आप देखिए जो आपकी ये आई थी फ्रीक्वेंसी दैट वाज 1/2 पाई गामा बी नोट। अब जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आप देखिए, ये भी मुझे अप्रोक्सीमेटली 7.046 टेस्ला आई थिंक। ठीक है, ये आप सपोज कीजिए आपने 7.046 टेस्ला की मैग्नेट यूज की है। अब आप न्यू निकालिए हाइड्रोजन के लिए, तो आप क्या करेंगे 1/2 पाई गामा पुट करेंगे 2.675 into 10 to the power 8 टेस्ला इनवर्स सेकंड इनवर्स और मल्टीप्लाई बाई 7.046 टेस्ला। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका न्यू आएगा दैट विल बी अराउंड 300 मेगाहर्ट्ज। तो यही बेसिकली हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप एनएमआर पढ़ेंगे ना तो आप जनरली सुनेंगे कि भाई जो एनएमआर हमने रिकॉर्ड किया वो 300 मेगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे किया, जो एनएमआर हमने रिकॉर्ड किया वो 60 मेगाहर्ट्ज पे किया, 600 मेगाहर्ट्ज पे किया। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट दिस ओनली। ये जो आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है
ये फ्रीक्वेंसी में जब आप गायरोमैग्नेटिक रेशियो डालेंगे, सपोज हाइड्रोजन की आपने डाली ये जो है, और बी नोट की आपने मैग्नेट कितने स्ट्रॉन्ग यूज किए, तो सपोज 7.046 की तो आपका जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी एनएमआर की वो 300 मेगाहर्ट्ज आएगी। अब देखिए 300 मेगाहर्ट्ज एक बेसिकली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि भाई अगर आपका प्रोटॉन बिल्कुल नेकेड है, नेकेड मतलब कोई उसका कोई केमिकल एनवायरनमेंट नहीं है, केमिकल एनवायरनमेंट नहीं है मतलब उसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जो क्या करती है, इस बी नोट को चेंज करती है, क्या बना देती है, बी इफेक्टिव। मतलब ये बी नोट जितना है इतना एक्चुअल में प्रोटॉन एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है, इससे कम कर पाता है, बिकॉज इट इज शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट। लेकिन कितना ही शील्ड करेगा, जितना भी करेगा, जो शील्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से वो बहुत ही ज्यादा कम ऑर्डर की होती है, तो इसीलिए इसके आसपास ही फ्रीक्वेंसी आपकी एब्जॉर्ब और इमिट होगी एनएमआर में। तो हाँ, एक चीज अब आपको यहाँ पे क्या समझने वाली है कि ये फ्रीक्वेंसी आपकी 300 मेगाहर्ट्ज आई। जनरली जब पहले एनएमआर रिकॉर्ड होना शुरू हुआ था तो उस समय जो भी एनएमआर रिकॉर्ड होते थे वो 60 मेगाहर्ट्ज की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे रिकॉर्ड किए जाते थे। मतलब हमारे पास उस समय जो मैग्नेट अवेलेबल थी वो 60 मेगाहर्ट्ज की करेस्पॉन्डिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी की डिमांड करती थी। जैसे जैसे अभी हम आगे मॉडर्न एरा में बढ़ रहे हैं तो ये चीज 60 से 300, 600, 900 तक भी पहुंच चुकी है। और ये अभी मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ये बेसिकली रिजोल्यूशन बढ़ाती है, मतलब जो आपकी सिग्नल्स के बीच की स्पेसिंग है वो बढ़ जाती है, मतलब आपका जो स्पेक्ट्रा होता है दैट इज लेस क्राउडेड, मतलब वो अच्छे से आपको दिखता है, जूम इन नहीं हुआ है, क्राउडेड ही लेस है। ये चीज हम बाद में अच्छे से समझ पाएंगे, पर अभी आपको एक चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो क्या है कि आप देखिए जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आपका है उसके अंदर आपकी ये मैग्नेट तो फिक्स है, मतलब ये मैग्नेट तो अभी आप चेंज नहीं कर रहे, ये मैग्नेट आपने जो अभी हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स यूज कर रहे हैं उनके अंदर ये मैग्नेट फिक्स है, बी नोट आपका ये रहेगा। अब आप देखिए इस बी नोट को जब आपने हाइड्रोजन के लिए यूज किया तो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आई 300 मेगाहर्ट्ज। बट अगर आप कार्बन की देखेंगे, जो कार्बन की गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो हाइड्रोजन से कम है। आप देखिए यहाँ पे है 2.6 10⁸, तो मतलब दिस इज लाइक 26.75 into 10⁷, और कार्बन की क्या है 6.668 into 10⁷, तो ये लगभग 4 गुना ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन की जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो 4 गुना ज्यादा है कार्बन से। तो जब आप कार्बन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 300 की बजाय 75 आएगी। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इसी सेम मैग्नेट के लिए जो आपका हाइड्रोजन, अगर आप प्रोटॉन एनएमआर ले रहे हैं तो आपकी एनएमआर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 300 मेगाहर्ट्ज, बट सेम मैग्नेट के साथ जो आपकी कार्बन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है एनएमआर की वो आपकी है 75 मेगाहर्ट्ज। ऐसे ही अगर आपका न्यूक्लियाई चेंज हो जाएगा या फ्लोरीन हो जाएगा या फॉस्फोरस हो जाएगा तो ये गामा आपको उन पर्टिकुलर न्यूक्लियाइज का यहाँ पे प्लेस करना होगा, और बी सपोज आपका यही है तो उस अकॉर्डिंग आपको उस एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब आप यही देखिए हमारे जो आजकल एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हम यूज करते हैं उनमें हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है कि आप किस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम उसी पर उसको सेट कर देते हैं, फिर उसी हिसाब से हमको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है। और अगर आप ये बी नोट बढ़ा देंगे, जैसे ये बी नोट आपने बढ़ा के 14.092 टेस्ला कर दिया, तो हाइड्रोजन के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये ट्वाइस हुआ है तो ये हो जाएगी 600 मेगाहर्ट्ज, कार्बन के लिए हो जाएगी 150। तो ये चीज कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछते हैं, तो आपको जितना मुझे लगता है यहां से थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे हमको इसको यूज करना है। मतलब आपको ध्यान में रखना है जैसे ही आपका न्यूक्लियाई चेंज हुआ वैसे ही आपकी एनएमआर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अच्छा एक चीज और,
मतलब डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट मैं अभी वही पॉइंट कर रहा हूँ। हमने अभी बोला था ना कि अलग तरीके के जो प्रोटॉन्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में होते हैं, इसीलिए आपको अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं। तो उस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो केमिकल शिफ्ट होती है। केमिकल शिफ्ट मतलब हम केमिकल शिफ्ट के बेसिस पे बोलते हैं कि भाई इस वैल्यूज यूज की थी ना 1, 2.5, 7.2, वो बेसिकली केमिकल शिफ्ट है। और केमिकल शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये चीज हम बाद में प्रूव भी करेंगे कि केमिकल शिफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे अपने एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑपरेट करें, इधर 60 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज और 600 मेगाहर्ट्ज, केमिकल शिफ्ट चेंज नहीं होगी। केमिकल शिफ्ट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ अभी मैंने कॉइन किया, घबराइए मत कि मैंने अभी तक केमिकल शिफ्ट बताई नहीं, हम इस पे जाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और यहां पे बता देता हूं। अभी जो मैंने बोला था ना शील्डिंग, डीशील्डिंग, ठीक है, तो ये भी कहां से आया है? क्योंकि जो हमारा प्रोटॉन के आसपास का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देता है। मतलब जो हमने एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अप्लाई किया है वो उसको कम कर देता है, इसीलिए हम उसको शील्डिंग बोलते हैं। जनरली इसको ऐसे डायामैग्नेटिक शील्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और डी शील्डिंग भी एक बेसिकली रिलेटिव ही टर्म है कि मतलब जैसे इसी की बात करें CH3 CH2OH, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे इज अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। तो इस वाले हाइड्रोजन के पास जो आसपास नेबर में जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम होगी रिलेटिवली इन दोनों से। तो इसीलिए इस वाले हाइड्रोजन को हम बोलते हैं डी शील्डेड, डी शील्डेड इन कंपैरिजन टू दीस टू। तो बेसिकली ये भी एक रिलेटिव टर्म है और जनरली आप बुक में ये भी पढ़ोगे, अप फील्ड, डाउन फील्ड, ठीक है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये अप फील्ड डाउन फील्ड वाला कॉन्सेप्ट कैसे आता है। जनरली जब पहले एनएमआर डेवलप हो रहा था तो उस समय हम जो एनएमआर स्टडी करते थे दैट वाज CWNMR, कंटिन्यूअस वेव एनएमआर, ठीक है। कंटिन्यूअस वेव एनएमआर में क्या होता था कि हम एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर देते थे, रेडियो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देते थे और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे, ठीक है। अभी देखिए आपको यहां से क्लैरिटी और मिल जाएगी ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद। हमने क्या बात करी कि भाई हमारा जो प्रोटॉन है वो शील्ड हो रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। जब हम बी नोट अप्लाई करते हैं तो होता क्या है? स्प्लिटिंग हो जाती है ना ऐसे दो स्टेट्स में, जिसकी वजह से एक डेल्टा ई जनरेट होता है। अब आप देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हमने क्या बोला? ये हमने बोला ये ज्यादा डी शील्डेड है। डी शील्डेड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो मतलब अपोजिशन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है वो यहाँ पे कम है। तो इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन बी इफेक्टिव ज्यादा महसूस करेगा, बी इफेक्टिव ज्यादा होगा क्योंकि बी शील्डिंग कम है। क्योंकि हमने क्या बोला था? बी इफेक्टिव इज बी नॉट माइनस बी शील्डिंग। तो यहाँ पे शील्डिंग कम है तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है तो बी इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब अगर हम यहाँ पे 3 बी इफेक्टिव बोले, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो बी इफेक्टिव 1 विल बी ग्रेटर, ठीक है। अब बी इफेक्टिव 1 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं ना जितना ज्यादा आपका बी होगा उतनी ही ज्यादा आपकी E1 और E2 की स्प्लिटिंग होती है। जो आपके न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स अल्फा बीटा हैं उनकी स्प्लिटिंग और ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा है,
यहाँ पे थोड़ी सी कम है, यहाँ पे थोड़ी सी और कम है, ऐसे हो गया। बी इफेक्टिव 1 सबसे ज्यादा, बी इफेक्टिव 2 थोड़ा कम, बी इफेक्टिव 3 सबसे कम, क्योंकि ये ऑक्सीजन से और ज्यादा दूर है। फाइन। तो देखिए है ये तीनों रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में, बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसे गैप एक क्रिएट किया है। ये सबसे ज्यादा, ये कम, ये सबसे कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो फ्रीक्वेंसी वो सबसे ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसको न्यू1, न्यू2, न्यू3 बोलूं तो ये न्यू1 सबसे ज्यादा है, फिर न्यू2 बीच का है और न्यू3 सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, यही बेसिकली आप देखेंगे। अभी मैंने केमिकल शिफ्ट का आपको फॉर्मूला नहीं बताया, बट यही चीज आपको केमिकल शिफ्ट में रिफ्लेक्ट होगी कि केमिकल शिफ्ट का ऑर्डर भी यही रहता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, अब आप देखिए अपफील्ड और डाउनफील्ड किस सेंस में बोला गया है। जब हम कंटिन्यूअस वेव एनएमआर यूज कर रहे हैं, हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ही दी। ठीक है, एक फिक्स रेडियो फ्रीक्वेंसी दी। यहां के हिसाब से तो अभी हमको 3 रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, क्योंकि 3 तरीके के प्रोटॉन प्रेजेंट है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस वेव एनएमआर में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ही दे रहे हैं, पर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड आपने कम से ज्यादा करना शुरू किया, मतलब यहां पे आपका कम था, यहां से आपने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अपना बढ़ाना शुरू किया, तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा ना जो आपके उस प्रोटॉन, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आप रेडियो फ्रीक्वेंसी सेम दे रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे तीनों के तीनों प्रोटॉन को कभी ना कभी एब्जॉर्ब करना है। आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड से ये इतना ही ब्रेक हुआ, आपने बढ़ाया, तो आप देख रहे हैं यही वाला प्रोटॉन और बढ़ गया, यही वाला और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ही दी है, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे ये तीनों वही रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे, वही सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पे। आई होप आपको क्लियर हो पा रहा है। हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ही दी है, मैं रिवाइज कर देता हूं। हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ही दी है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया है, तीनों के तीनों प्रोटॉन अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डिमांड करेंगे। आप समझ रहे हैं, तीनों के तीनों प्रोटॉन अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डिमांड करेंगे to be absorbed at same radio frequency for the spin flipping। ठीक है, तो आप देखिए जो आपका सबसे ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन है, सबसे ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन CH3 वाला, ये आपका सबसे ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन है। ये वाला शील्डेड प्रोटॉन को सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, मतलब ये हाई मैग्नेटिक फील्ड पे फ्लिपिंग ऑफ द स्पिन शो करेगा, इसीलिए इन वाले प्रोटॉन को पहले अपफील्ड बोला जाता था। ये अभी तो मैंने समझाने के लिए बनाया, बट जब आप स्पेक्ट्रा, एक्चुअल एनएमआर स्पेक्ट्रा देखेंगे ना, एक्चुअल एनएमआर स्पेक्ट्रा में आपके जिन प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट कम होती है, मतलब ऐसे होता है एनएमआर स्पेक्ट्रा, अभी हम देखेंगे बाद में। जैसे यहाँ पे केमिकल शिफ्ट 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब जो आपकी केमिकल शिफ्ट है वो इधर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो CH3 वाला प्रोटॉन है ये आपका यहाँ पे आएगा, जो CH2 वाला है सपोज यहाँ पे आएगा, और जो OH वाला है यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा। मतलब ये आपका 3rd नंबर वाला है, ये आपका 2nd नंबर वाला है, ये आपका 1st नंबर वाला है। तो आप देखिए जो आपका 3rd वाला है वो आपको सबसे बाद में मिलता है, तो इसको ये अपफील्ड बोलते थे। मतलब एक्चुअली जब ये कंटिन्यूअस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम यूज करते थे, तो वो उसमें जो स्पेक्ट्रा होता था, उसमें जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही होती थी। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने में ये CH3 वाला प्रोटॉन हमको राइट मोस्ट में मिलता था, इसीलिए इन वाले प्रोटॉन्स को अपफील्ड बोला जाता था। और ये OH वाला आपको सबसे लेफ्ट में मिल जाएगा, तो इसीलिए इनको डाउनफील्ड बोला जाता था। समझ रहे? अपफील्ड, अपफील्ड मतलब हायर मैग्नेटिक फील्ड, डाउनफील्ड मतलब
लोअर मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अपफील्ड और डाउनफील्ड का कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाता था। अभी वैसे हम कंटिन्यूअस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज नहीं करते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया। अभी हम जो एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन एफटी, फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर की एक्चुअली टर्मिनोलॉजी अपफील्ड डाउनफील्ड वाली नहीं है, उसमें जनरली हम शील्डेड डीशील्डेड यूज करते हैं, बट फिर भी ये इतना ज्यादा यूज्ड है कि आपको सुनने में मिलेगा ही कि ये प्रोटॉन आपका अपफील्ड है डाउनफील्ड है। तो इसलिए भले ही हम अभी कंटिन्यूअस वेव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज नहीं कर रहे हैं, बट वो टर्मिनोलॉजी अभी भी हमारे साथ कैरी हुई है, तो हमको वो टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी मैंने ये बॉक्स में बनाया था रिपीटेड स्पेक्ट्रा, तो अभी हम इस पे आते हैं। तो ये रिपीटेड स्पेक्ट्रा की बात क्या आई थी? हाँ, कि जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है, सिग्नल टू रेशियो नॉइज रेशियो कम है, तो इसलिए हम स्पेक्ट्रा को बार बार लेंगे, रिपीटेड स्पेक्ट्रा लेंगे और रिपीटेड स्पेक्ट्रा को एक साथ क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो हमको सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए जो आपकी ये दो एनर्जी लेवल्स हैं E1 से E2, एब्जॉर्प्शन हुआ फाइन, इमिशन भी तो होगा, मतलब जो पॉपुलेशन आपकी ऊपर गई है कभी ना कभी तो वापस आएगी, इसी को हम इमिशन बोलते हैं। तो यहां पे एनएमआर के अंदर आपको चाहिए क्या? आपको तो वही इंटेंसिटी और यहां पे फ्रीक्वेंसी, और ये इंटेंसिटी अब चाहे एब्जॉर्प्शन की हो चाहे इमिशन की हो। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो आपको ग्राफ मिलेगा या फिर इमिशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का आपको जो ग्राफ मिलेगा वो दोनों आपको सेम ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हमें कुछ भी मिल जाए हम उसी से ही काम चला लेंगे, चाहे एब्जॉर्प्शन मिल जाए चाहे इमिशन मिल जाए। अब बात वही है कि एब्जॉर्प्शन में हम क्या देख रहे हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमको रिपीटेड स्पेक्ट्रा लेना पड़ रहा है, मतलब एक स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया, फिर दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया। तो आप ये देखिए जब आपकी पहली बार ये पॉपुलेशन यहां से यहां एक्साइट हुई, तो आपको दूसरी बार जब एब्जॉर्प्शन लेना है तो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अपनी इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन में वापस आना पड़ेगा ना। मतलब ये जो आपका एब्जॉर्प्शन हुआ था, एक्साइटेशन हुआ था, इस पॉपुलेशन को वापस आना पड़ेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन वापस से बनानी पड़ेगी जो पहले थी बिफोर एक्साइटेशन। जब ये वापस आ जाएगी तभी तो आप दूसरा स्पेक्ट्रा के लिए एब्जॉर्प्शन कर पाओगे, फिर इसको वापस आना पड़ेगा, फिर थर्ड स्पेक्ट्रा के लिए एब्जॉर्प्शन होगा, ऐसे ही फोर्थ के लिए होगा। मतलब बिफोर recording further absorption spectras equilibrium population has to be maintained, मतलब ये equilibrium population बननी होगी तभी आप अगला स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर पाओगे। अब बात वही है, ये मैंने फर्स्ट डिस्कशन में भी बताया था कि एनर्जी गैप इतना कम है कि पॉपुलेशन ऊपर गई तो पर वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि वो ऊपर भी इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस फेस नहीं कर रही है। मिनिमम द लेसर द एनर्जी गैप, मतलब यहां से आप ये बोल सकते हैं द लेसर द एनर्जी गैप, मैक्सिमम इज द मोर इज द रिलैक्सेशन टाइम, मोर इज द रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। अब ये रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा हमारा एनएमआर टाइम कंज्यूमिंग होता जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए ये तो हमने बोला कि आप चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ले लो चाहे इमिशन स्पेक्ट्रा ले लो, वो आपको सेम ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बट इमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना इतना ज्यादा एडवांटेजियस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो आपका एब्जॉर्प्शन है दैट इज सिग्निफिकेंटली स्पॉन्टेनियस। जो आपको एब्जॉर्प्शन मिलता है ना, एब्जॉर्प्शन लाइन जो आपको मिलती है वो आपकी सिग्निफिकेंटली स्पॉन्टेनियस ही है, बट
जो इमिशन है वो टाइम टेकिंग होता है, मतलब इमिशन जो आपका होता है वो आपका स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, दैट टेक्स टाइम, इमिशन टेक्स टाइम। इसीलिए यहां पे एक नई चीज हम देखते हैं, वो क्या है, अगर हम इमिशन इंटेंसिटी को टाइम के साथ प्लॉट करें तो आपको एक ऐसा कर्व देखने मिलता है, ठीक है। इसी कर्व को बेसिकली हम बोलते हैं FID। ये होता है आपका फ्री इंडक्शन डिके। ये टर्म आपको काफी सुनने में मिलेगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन वाले की सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत कम थी। हमको लेने हैं रिपीटेड स्पेक्ट्रा। रिपीटेड स्पेक्ट्रा के लिए वापस से इमिशन होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन वापस से मेंटेन होनी पड़ेगी, तभी आप दूसरा एब्जॉर्प्शन ले पाओगे। वो इमिशन होने का टाइम बहुत ज्यादा है, रिलैक्सेशन टाइम इज वेरी मच इन NMR। तो और बात ये भी है कि एब्जॉर्प्शन जो आपका वो ऑलमोस्ट स्पॉन्टेनियस रहता है, लेकिन जो इमिशन है वो आपका टाइम लेता है। इसीलिए इमिशन इंटेंसिटी, इसीलिए जो एब्जॉर्प्शन की जो इंटेंसिटी है ना वो आपकी हाई रहेगी इमिशन की इंटेंसिटी से, बिकॉज इमिशन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज इट इज टेकिंग टाइम। और जब हम इमिशन की इंटेंसिटी को टाइम के साथ प्लॉट करते हैं, इसको ये बोलते हैं फ्री इंडक्शन डिके, FID। अब बात देखिए यहीं से बेसिकली थोड़ा बहुत हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म NMR का आइडिया लगना शुरू होता है। तो एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैं इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से जो भी आपके इंटेंसिटी वर्सेस टाइम वाले ग्राफ है ना, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ में, बिकॉज हमको इस ग्राफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हमको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो तब मिलेगी जब हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी हो और यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे आपकी स्पिन फ्लिप हुई, तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ चाहिए। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो टाइम तो लेता है, बट बेसिकली दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स में ये फ्यू सेकंड्स और मिनट्स में ही आपका ऑपरेशन हो जाता है। तो फाइनल जो हमको स्पेक्ट्रा मिलता है वो आपको इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का मिलता है, जो हमारे समझने के लिए इजी है। और इसी स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करते वक्त अब आप देखिए आपको क्या जरूरत पड़ती है। ये भी मैंने थोड़ा सा टच किया था। वो टच क्या किया था कि पहले हम क्या करते थे, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप देते थे। अब आप देखिए हम इतना समझ चुके हैं कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर एक ही तरीके का प्रोटॉन नहीं है। आप देखिए मैं अभी जो बात कर रहा हूं बार बार प्रोटॉन बोल रहा हूं, बिकॉज मेजरली हम 1H NMR के करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। बट आप समझिए जब भी हम जिस भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे उसमें हमारा जो भी न्यूक्लियाई अंडर स्टडी होगा वही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अभी जो मैं प्रोटॉन बोल रहा हूँ दैट कैन बी एनीथिंग, कार्बन और फ्लोरीन और फॉस्फोरस और बोरोन, एनीथिंग, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप देते थे। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप से हमको अलग अलग एब्जॉर्प्शन पता चल जाते थे। अब हम ये देख चुके हैं कि एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग प्रोटॉन्स अलग अलग एनवायरनमेंट में होते हैं, इसीलिए जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो एक नहीं होती, दे आर मल्टीपल एज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप देते थे, उससे हमको पता चल जाता है कि भाई इस वाली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक प्रोटॉन है, इस वाली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का प्रोटॉन है, इस वाली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का प्रोटॉन है। फिर वही जो प्रोफेसर रिचर्ड, जिनको नोबेल प्राइज मिला 1991 में केमिस्ट्री में, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप की जगह शॉर्ट एंड इंटेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स का यूज किया था। अब इस रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स में उन्होंने क्या किया था, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स में दे यूज्ड मल्टीपल वेवलेंथ्स। मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप से हमको पता चल गया कि भाई
एक ये वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। सपोज CH3 CH2 OH है, उसके अंदर 3 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज हैं। तो आपको पता चल गया कि भाई ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज हैं। तो हमने एक शॉर्ट एंड इंटेंस रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स दी जिसके अंदर वे तीनों रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं, वे तीन जो हमारे काम की रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं, हमने वे तीनों दी। और उन तीनों को देने से क्या हुआ, एक साथ, मतलब हम पहले क्या कर रहे थे, हमने मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल पे रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप किया, मतलब एक एक करके, मतलब जब वो वाली फ्रीक्वेंसी पहुंची होगी तो एक पर्टिकुलर प्रोटॉन का एब्जॉर्प्शन मिला, फिर उससे अगली फ्रीक्वेंसी पहुंची होगी, दूसरे प्रोटॉन का एब्जॉर्प्शन मिला, तीसरी फ्रीक्वेंसी पहुंची, मतलब जब तीसरी फ्रीक्वेंसी का नंबर आया उस रेडियो फ्रीक्वेंसी स्वीप में, तो तीसरे प्रोटॉन का हमको एब्जॉर्प्शन मिला, उसके बेसिस पे हमने स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया, वो टाइम टेकिंग था। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, FTNMR में हमने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स दी है विच इज शॉर्ट एंड इंटेंस, विच इज हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ कौन सी है, वो वेवलेंथ वही है जो जिन पे हमारा मॉलिक्यूल के प्रोटॉन्स रेजोनेट करेंगे। तो आपने वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाली पल्स दी, उससे क्या हुआ, आपके सारे के सारे प्रोटॉन्स जो आपके स्प्लिट फॉर्म में थे, जिनकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट स्प्लिट हो चुकी थी, वो आपके फ्लिप हो गए। अब फ्लिप होने के बाद दे आर कमिंग बैक, दे आर रिलैक्सिंग बैक एंड व्हेन दे आर रिलैक्सिंग बैक, मतलब जब वो इमिशन वाला प्रोसेस हो रहा है, तो उस इमिशन वाले प्रोसेस के वक्त वी आर स्टडीइंग देयर FID, वही फ्री इंडक्शन डीके। और हमारे पास फ्री इंडक्शन डीके मतलब वही इमिशन का हमने फ्री इंडक्शन डीके पढ़ा। और ये जो FID हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है तीनों प्रोटॉन्स के लिए, इस FID को हम उस फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमको हमारा डिजायर्ड स्पेक्ट्रा ऐसे मतलब इजीली स्टडीएबल स्पेक्ट्रा फॉर्म में मिलता है, जिसको हम FTNMR बोलते हैं, विच इज मॉडर्न डे NMR। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो में अभी मैं थोड़ा सा मतलब समरी टाइप दे देता हूँ। मैंने आपको क्या क्या बताने की कोशिश की है। एक तो कि हमारा जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपको अप्लाई करना है उस पर डिपेंड करता है, और जो गायोमैग्नेटिक रेशियो है उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ वो केमिकल एनवायरनमेंट और नेचुरल एबंडेंस पे भी डिपेंड करता है। फिर जो हमने क्या देखा कि भाई डेल्टा ई आपका कम है, डेल्टा ई कम है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका एब्जॉर्प्शन है, जो आपका पॉपुलेशन है, वो आपका काफी ज्यादा कम है ऊपर जाने वाला, तो इसीलिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम होती है। फिर हम इमिशन भी देखते हैं, इमिशन में भी हमको चीज नहीं मिल रही। फिर हम बेसिकली FID पे आए। FID को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम FTNMR जिसको बोलते हैं, अपने स्टडीएबल स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करते हैं। और एक चीज जो हमने देखी थी वो कंटिन्यूअस वेव NMR का क्या कॉन्सेप्ट है, किस बेसिस पर हम अप फील्ड, डाउन फील्ड या फिर करते हैं। और एक हमने शील्डिंग और डीशील्डिंग का देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, आगे और समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।